गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग करेंगे लेसन 11 जो कि हिस्ट्री का है और लेसन का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम, मतलब कि 700 सेंचुरी से लेके 1200 सेंचुरी तक जो भी राजा आए, नए राजा आए और उन्होंने अपना जो भी राज बनाया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये दौर था 700 से लेकर 1200 तक का, उसमें बहुत सारे किंग्स आए लाइक गुज्जर प्रतिहार, पाल्स, राजपूत, गजनवीज, गोरीज, ये सारे जो है मेन डायनेस्टीज जो इन्होंने बनाई थी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सब क्या था, ये सब नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इन्होंने अपने अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। और ये कौन सा पीरियड था? मिडाइवल पीरियड, ठीक है, जो एशियन पीरियड के बाद में आता है वो पीरियड था ये। द राष्ट्रकूट्स रूल्ड इन डेक्कन, जो दक्कन हमारा डेक्कन वाला एरिया है वहाँ पे किसका शासन था? वहाँ पे था राष्ट्रकूट का शासन। अब ये डेक्कन एरिया कौन सा, अभी हम मैप में देखेंगे। देयर वर मेनी स्मॉल किंगडम्स इन द साउथ वर द पल्लव्स, और जो साउथ वाला हमारा साउथ इंडिया का इलाका है वहाँ पे जो मेन किंग्स थे उनमें कौन कौन थे? पल्लव, पांडेज एंड चोल्स, ये 3 मेन थे हमारे साउथ इंडिया में। ये क्या है? ये है हमारा, ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये सारा ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, और जो ये नीचे वाला ये है हमारा साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में भी ये जो एरिया है वो है हमारा दक्कन वाला एरिया, ठीक है। ये कौन सा एरिया? दक्कन वाला। और जो इधर आता है इसको हम कहते हैं साउथ, जिसमें पांडे, चोल्स इन्होंने राज किया था, वो है ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे पांडे और चोल्स का शासन था। ये वाला है हमारा दक्कन वाला जहाँ राष्ट्रकूट थे, ठीक है। और ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो जो राजा आए थे, उन्होंने जो किंगडम्स बनाई थी उसके बारे में। अब नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जब किसी एक ही परिवार के लोग आगे किंग्स बनते रहते हैं तो उसको हम डायनेस्टी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो गुज्जर प्रतिहार था वो क्या था? गुज्जर प्रतिहार रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। हमारा जो इंडिया का राजस्थान और गुजरात वाला हिस्सा है वेस्ट में, वहाँ पे इनका शासन था। द प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नागभट्ट वन, और इसका जो फाउंडेशन, इसकी शुरुआत किसने की थी? नागभट्ट वन ने की थी। और कब की थी? 725 एडी में। इन अवंती एंड पार्ट्स ऑफ साउथर्न राजस्थान। अब राजस्थान के कौन से इलाके में किया था? साउथ राजस्थान का जो इलाका है, नीचे वाला भाग है राजस्थान का, वहां से शुरू किया था। मिहिर भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कौन था? वो था हमारा मिहिर भोज, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी नागभट्ट वन ने। और इसका सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कौन था? मिहिर भोज, ठीक है। ही रूल्ड फ्रॉम 836 एडी टू 885, ये इसका शासनकाल था। इतने समय तक इसने रूल किया। अंडर हिज डायनेस्टी रीच्ड द ज़ेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी। अब जब ये मिहिर भोज हमारा शासन कर रहा था तो उसके टाइम पे ये इस वंश का जो इस वंश की जो शक्ति थी वो अपने ज़ेनिथ लेवल पे थी, सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थी। He even conquered कन्नौज and thus added much to his glory at that time. अब इसने कन्नौज, क्योंकि कन्नौज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था इस टाइम पर, क्योंकि जो राजा था, हर राजा कहाँ पे कब्जा करना चाह रहा था? कन्नौज पे। तो जो गुज्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज था उसने कन्नौज के ऊपर भी कब्जा कर लिया था और इस तरह अपनी शक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर ली थी। आफ्टर मिहिर भोज ही सन महेंद्र पाल, ठीक है। मिहिर भोज के बाद इसका जो बेटा था महेंद्र पाल, वो बना राजा। उसने कब तक राज किया? 1885 से लेके 910 तक, ठीक है। ही वॉज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। ही वॉज अ लवर ऑफ लिटरेचर, वो जो लिटरेचर साहित्य था और आर्ट, सिंगिंग का या फिर डांसिंग का, इसका बहुत ज्यादा लवर था। उसको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी। राजशेखर वॉज द मोस्ट फेमस पोइट, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन है? मोस्ट फेमस, वो है राजशेखर। ऑफ हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में था सबसे ज्यादा जो जाना माना पोइट है वो कौन था? राजशेखर था। बिकॉज
प्रतिहार रूल्स राज्यपाल एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ Muhammad Ghaznavi in 1018-19, therefore he was killed by Rajputs. अब क्या था कि जो इसका बेटा था उसने मोहम्मद गजनवी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसके सामने हार मान ली थी। अब जब इसने हार मान लिया था तो ये सब कुछ देख के जो उस टाइम के राजपूत राजा थे उन्होंने इसको मार दिया और इस तरह क्या था, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो थी उसका अंत हो गया और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई। अब हमने गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में। पालाज, ठीक है। द पालाज रूल्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड झारखंड। हमारा जो बंगाल, बिहार और झारखंड वाला हिस्सा है वहाँ पे इन्होंने रूल करना शुरू किया। गोपाला फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। इसकी फाउंडेशन किसने की, शुरुआत किसने की थी, तो गोपाला ने की थी, ठीक है। इन बंगाल एंड बिहार, कहाँ से की थी, बंगाल और बिहार से की थी 750 AD में, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, गोपाला ने की थी। कब की थी, 750 AD में। कहाँ पर की थी, बंगाल, बिहार और झारखंड के इलाके से की थी। और जो इसका बेटा था, ही सन धर्मपाल वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। जो इसका बेटा था गोपाल का, जिसका नाम था धर्मपाल, वो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा था इस डायनेस्टी का, पाल वंश का। ही रूल्ड फ्रॉम 770 to 810 AD। 770 से 810 AD तक उसने शासन किया, किसने, धर्मपाल ने, ठीक है। ही कंक्यूड एरियाज एंड चेंज्ड हिज किंगडम इनटू एन एम्पायर। उसने क्या किया, बहुत सारे एरियाज पे कब्जा किया, जीत प्राप्त की, कब्जा नहीं किया, जीत प्राप्त की, दूसरे राजा के ऊपर हमला किया, उनके इलाके को जीत लिया। इस तरह इसके एम्पायर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ही वॉज बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट था क्योंकि वो बुद्ध धर्म को मानने वाला था। ही फाउंडेड द फेमस मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला। मोनेस्ट्री उसने जो बनाई थी उसका नाम क्या था, विक्रमशिला, विच ग्रू टू बी अ ग्रेट यूनिवर्सिटी लेटर ऑन, जो बाद में क्या बन गई, एक यूनिवर्सिटी बन गई। ही सक्सेसर, जो उसका सक्सेसर था, उसका वारिस था, वो कौन था, देवपाल, ठीक है। क्या नाम था उसका, देवपाल। ऑल्सो बिकेम वेरी फेमस, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाल अ ग्रेट प्रोग्रेस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग, एजुकेशन एंड लिटरेचर। अब जो पाल डायनेस्टी थी इनके टाइम पे हमारा आर्किटेक्चर हो गया, हमारी पेंटिंग, एजुकेशन, लिटरेचर, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया। इन सब में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। Although the rulers of Pal dynasty were the followers of Buddhism, but they had to tolerate for the religions. अब क्योंकि ये बुद्ध धर्म को मानते थे, पर क्या था, साथ ही साथ ये बाकी धर्म को भी टॉलरेट करते थे। टॉलरेट मतलब वो बाकी धर्मों की भी रिस्पेक्ट करते थे। देवपाल बिल्ट अ फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। ये आप देख रहे, ये है हमारा बोध गया का टेम्पल, जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया गया, बोध गया में बनाया गया। ध्यान रखना, कहाँ पे, महाबोधि टेम्पल बनाया गया, बोध गया में। किसने बनाया था, पाल डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था, ठीक है। देवपाल बिल्ट अ फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। अंडर हिम द पाल डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ, अब एशिया आपने देखा, ये मैप आपने किया हुआ है, तो एशिया में जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ और ईस्ट वाले साइड पे, वहां से इन्होंने जो है व्यापार शुरू कर दिया, ट्रेडिंग शुरू कर दी। द पाल डायनेस्टी केम टू एन एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। और जब 12वीं सेंचुरी आई तब क्या हुआ, पाल डायनेस्टी का एंड हो गया, पाल डायनेस्टी खत्म हो गई। उसके बाद क्या था, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ये क्या था, ये दक्कन में रूल करते थे। दक्कन वाला एरिया मैंने बताया था ना आपको, थोड़ा सा ऊपर था, वो कौन सा एरिया था, जो कृष्णा नदी पता होगा, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इन दोनों, इनके ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं दक्कन, ठीक है। इस एरिया में ये राष्ट्रकूट रूल किया करते थे। और अब करते थे 742 AD में, 742 AD में। इन मॉडर्न महाराष्ट्र, आजकल ये एरिया कहाँ है, आजकल ये एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र, मुंबई पता होगा, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो वो एरिया क्या था, वो था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों का एरिया। और जब जो दंती दुर्ग शासक था उसकी डेथ के बाद बहुत सारे रूलर्स आए, जैसे कि कृष्णावन,
ठीक है, गोविंदा सेकेंड, ध्रुवा, गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्ष एंड कृष्णा थर्ड एक्सेट्रा। इस तरह कई सारे रूलर्स आए जिन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। बट द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी they fought against the चालुक्यास एंड पल्लव इन द साउथ इंडिया। अब चालुक्य और पल्लव के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो साउथ इंडिया में रूल करते थे। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो शासक थे इन्होंने उनके खिलाफ भी युद्ध किया। पल्लव साउथ इंडिया, दे ऑल्सो स्ट्रगल अगेंस्ट द पाल्स एंड प्रतिहास फॉर द कंट्रोल ऑफ द कन्नौज। और कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, पाल्स और प्रतिहास के ऊपर भी युद्ध किया, उनके साथ भी युद्ध किया। बट ध्रुवा कुड नॉट रिटेन कन्नौज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही कंसेंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया। अब क्या था, कंसेंट्रेटेड। अब ये लोग कन्नौज पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो ध्यान था वो कहाँ था, नॉर्थ इंडिया की ओर था। द राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंडेड सून आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा थर्ड। इस तरह जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी था वो कृष्णा थर्ड की, जो कृष्णा थर्ड रूलर थे उनकी मौत के बाद इसका भी अंत हो गया। द राष्ट्रकूट्स वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन। ये भी आर्ट एंड एजुकेशन के प्रेमी थे। नॉर्मली जितने भी राजा थे वो आर्ट एंड एजुकेशन को बहुत मानते थे। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा बिल्ट बाय द रूलर कृष्णा वन। ये जो है हमारा कैलाश टेम्पल है, कहाँ पे है, एलोरा में। किसने बनाया था, कृष्णा वन ने बनाया था। ठीक है, कैलाश टेम्पल एलोरा में किसने बनाया, कृष्णा वन ने बनाया था। ठीक है, किंग अमोघ वर्ष वॉज अ गुड पोइट। जो अमोघ वर्ष राजा था इस डायनेस्टी का वो एक बहुत ही अच्छा पोइट था। राष्ट्रकूट रूलर्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। और जो राष्ट्रकूट रूलर्स थे उनका दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड का रिलेशन था, व्यापार होता था। एक हमारे देश से चीजें बाहर जाती थी, बाहर से हमारे देश में आती थी, उसको हम कहते हैं कि बाहर से जो ट्रेड रिलेशन था इनका। ठीक है, हिंदू वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड। जो हिंदू धर्म था वो सबसे ज्यादा क्या था, रिलीजियस, सबसे ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे जो किंग्स थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, राजपूत थे, तो इसलिए हिंदू धर्म क्या था, मोस्ट पॉपुलर था। दे पैट्रोनाइज्ड शिवांश एंड विष्णुविज्म। ठीक है, वो क्या थे, दे पैट्रोनाइज्ड शैविज्म एंड वैष्णविज्म। वो शिव भक्ति और विष्णु भक्ति किया करते थे। दे ऑल्सो एनकरेज्ड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, इस्लाम। और इसके साथ ही उन्होंने क्या, जैनिज्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को भी एनकरेज किया, बढ़ावा दिया। हमने नॉर्थ इंडिया में जो राजा थे, प्रतिहार वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव हो गया, उनके बारे में पढ़ लिया। अब उस टाइम नॉर्थ इंडिया में सोसाइटी किस तरह थी, समाज किस तरह था, उसके बारे में देखते हैं। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम वेरी रिजिड इन द मेडाइवल पीरियड। जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम को लोग मानने लगे थे। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। और जो समाज था वो 4 जातों में बट गया था। कौन सा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ये 4 धर्म थे, 4 कास्ट थे जिसमें जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो चुकी थी। बट फर्दर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मेनी सब कास्ट। अब इसके अंदर भी सब कास्ट होती, जैसे ब्राह्मण में भी कई आगे सब कास्ट बन गई, क्षत्रिय में कई सब कास्ट बन गई, इस इसके आगे भी कई सब कास्ट थे। द ब्राह्मण्स वर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बिकॉज दे परफॉर्म्ड रिलीजियन सेरेमनीज। जो ब्राह्मण थे, ठीक है, जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनको ज्यादा माना जाता था क्योंकि जो भी धर्म से संबंधित धार्मिक चीजें होती थी वो इनके द्वारा की जाती थी। इसके साथ जो क्षत्रिय होते थे हमारे, वो क्या करते थे, वो युद्ध में लड़ाई किया करते थे। सेना वगैरह का जो काम होता था, सेना में सैनिक शक्ति देना, वो क्षत्रिय का काम होता था। और जो हमारे वैश्यास थे, वो क्या काम करते थे, वो व्यापार का काम करते थे। जो भी लेन देन होता था, सामान बेचना खरीदना, ये व्यापार की चीजें कौन थे, ये वैश्यास द्वारा किया जाता था। ठीक है, और जो शूद्र होते थे वो हमारे सोसाइटी में जो सबसे नीचे के लोग होते थे उनको माना जाता था शूद्र। जो घर सफाई करना, कुछ भी गंद वगैरह उठाना होता था तो वो शूद्र के लिए ही होता था। तो इस तरह शूद्र को बहुत ही नीचे तक स्थान दिया गया था और इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था।
Women were given special respect in the society during the early medieval period like today's. आज जिस तरह औरतों की इज्जत की जाती उसी तरह उस समय भी औरतों को इज्जत दी जाती थी. They were given high education. उनको ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाता था और उनको they took part in the social and religious ceremonies. जो भी धार्मिक चीजें होती थी उसमें सेरेमनीज होती थी, रस्में होती थी, उसमें उनको भी हिस्सा दिया जाता था. They had freedom to choose their husbands. और उनको आज़ादी होती थी कि वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को चूज कर सके, अपनी मर्जी से शादी कर सके. उस टाइम पे कौन कौन से रिलीजन थे? तो कौन से थे? जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म. ये 3 रिलीजन थे जो उस टाइम फ्लोरिश कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे. बट जो राजपूत थे वो क्या थे? वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, हिंदुइज्म को मानते थे. इसलिए जो हिंदू धर्म था वो सबसे ज्यादा फ्लोरिश किया हिंदू धर्म ने. ठीक है. सो दिस रिलीजन मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर देम. तो राजपूत के टाइम पे जो हिंदुइज्म था उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया. द शैवा एंड वैष्णवा सेक्ट्स वर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया इन दिस टाइम. अब इस टाइम पे क्या था? शैवा मीन्स जो शिव भगवान को मानते थे और वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते थे. शिव भगवान और विष्णु भगवान को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे? नॉर्थ इंडिया में रहते थे. और वहाँ पर ये इस धर्म को मानने वाले लोगों की जो भावनाएं थी, जो श्रद्धा थी, वो सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में पाई जाती थी. सब पीपल वर्शिप्ड विष्णु, शिव एंड शक्ति एक्सेट्रा. इस तरह जो लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे? भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे और शक्ति की, माँ शक्ति की पूजा किया करते थे. दे ऑल्सो वर्शिप्ड ऑफ 10 इंक्रीनेशंस ऑफ विष्णु. जो लोग थे वो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उनकी भी पूजा किया करते थे. द भक्ति मूवमेंट पॉपुलराइज्ड इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड. अब इस टाइम पर क्या हुआ? हमारा जो नॉर्थ इंडिया था और साउथ इंडिया था, नॉर्दर्न एंड सदर्न, दोनों जगह पे क्या हुआ? पॉपुलराइज हुआ जो भक्ति मूवमेंट था. क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे साधु संत थे, जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, हमारे रामानुज हो गए, माधव हो गए. ये सब क्या थे? भक्ति लहर को इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलर किया हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में. भक्ति और कंप्लीट डिवोशन ऑफ गॉड. दे प्रीच्ड दैट लविंग गॉड विद अ प्योर हार्ट वाज द ओनली मीनिंग अटेनिंग salvation. They were also against caste and class distinctions. The common people were influenced by their teaching. अब जो भगवान जो उस टाइम के गुरु नानक देव जी हो गए, इन सब ने क्या किया? भक्ति लहर को इतना पॉपुलर कर दिया. जो आम लोग थे वहाँ पे रहने वाले थे वो सब क्या थे? बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित हो गए थे. हमने कास्ट सिस्टम देख लिया किस तरह था, सोसाइटी किस तरह थी ये भी देख लिया. अब इकोनॉमिक यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह थी. तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द मेडाइवल पीरियड. इस टाइम पे जो लोगों का मेन काम क्या था? एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी करना था. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इसी टाइम पे एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या हुआ? व्यापार भी हमने शुरू कर दिया, दूसरे देशों के साथ लेन देन शुरू कर दिया. इंडिया एक्सपोर्टेड. अब इंडिया ने एक्सपोर्ट क्या किया? मतलब कि अपने देश से बाहर क्या क्या भेजा? तो प्रीशियस स्टोन, स्पाइसेस, सिल्क, वुलन एंड कॉटन क्लॉथ, सैंडलवुड, वेजिटेबल्स, कोकोनट एक्सेट्रा. ये सारी चीजें क्या थे? हम बाहर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे. और हम इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे डेट्स, यानी कि खजूर, वाइन्स, हॉर्सेस. ये चीजें हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे. इस तरह हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, मतलब बाहर ज्यादा चीजें भेजते थे और मंगवाते कम चीजें थे. फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. कहाँ से? एशिया, जो सेंट्रल एशिया है और वेस्टर्न एशिया है, वहाँ से हम लेन देन का व्यापार करते थे. अब हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर कन्नौज. जो कन्नौज जिस जगह पर था उस जगह की वजह से ही वहाँ जितने भी उस टाइम के राजा थे वो सब कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे. तो कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ किंग हर्षवर्धन. जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी कैपिटल था ये जो कन्नौज था. इट्स जोग्राफिकल लोकेशन वॉज सच दैट हूएवर हेल्ड कन्नौज कुड कंट्रोल द गंगा वैली.
अब जिसका भी कन्नौज के ऊपर कब्जा होता वो सीधे सीधे पूरे एरिया पे गंगा वैली का जितना भी एरिया था उस पर कब्जा कर सकता था। The desire to control the Kannauj and Ganga Valley resulted in struggle between the three powers Pals, Gujjar, Pratihas and Rashtrakuts। अभी ये जो कन्नौज को अपने अधिकार में करने की जिद थी, इसकी वजह से जो 3 मेन डायनेस्टीज थी, पाल, गुज्जर और प्रतिहास, इनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो गया, लड़ाई शुरू होगी। दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज और लगभग 2 सेंचुरीज यानी कि 200 साल तक ये लड़ाई चलती रही। सो द हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड इट ट्रिपल स्ट्रगल। अब क्योंकि इसमें 3 जो डायनेस्टीज थी वो इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी? पाल, गुज्जर, प्रतिहास एंड राष्ट्रकूट। इन तीनों की वजह से और ये 200 साल तक चली, इस वजह से जो हिस्टोरियंस थे, हिस्ट्री लिखने वाले थे, उन्होंने इसको क्या किया, इनको कहा ट्रिपल स्ट्रगल। ठीक है, ये नाम दे दिया गया। दिस स्ट्रगल फॉर कन्नौज इकोनॉमिकली वीकेंड ऑल 3 डायनेस्टीज। अब क्योंकि 200 साल तक ये तीनों डायनेस्टीज कन्नौज के लिए लड़ती रही, तो इनकी जो शक्तियां थी सारी की सारी धीरे धीरे खत्म होती गई। इस तरह क्या था, ये बिल्कुल कमजोर हो गए, क्योंकि इकोनॉमिकली भी ये वीक हो गए और इनके पास सैनिक पावर भी क्या हुआ, धीरे धीरे कम होती चली गई। दी चौहान। अब चौहान क्या थे, ये भी रूलर्स थे। तो चौहान भी एक डायनेस्टी थी और बाकी राजा लड़ाई किया करते थे, ये भी लड़ाई किया करते थे। और चौहान का पहले क्या नाम था, चहमान, बट बाद में क्या हुआ, ये चौहान बन गया। अब ये रूल कहाँ करते थे, लेटर दे बिकेम फेमस एज चौहान। ठीक है, पहले क्या था, चहमान था, बाद में ये चौहान बन गए। दे रूल्ड ओवर द टेरिटरीज अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। ये कहाँ रूल किया करते थे, दिल्ली और अजमेर में। ठीक है, दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर किंगडम्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट एंड हमारे इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में ये क्या करते थे, अपना किंगडम एक्सप्लोर करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। देयरफॉर दे फॉट अ वॉर अगेंस्ट द चालुक्यस एंड द गुरवाल। इसलिए ये इन्होंने क्या किया, चालुक्यस और गुरवाल के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट में जो वहाँ की जो भी जमीन थी उस पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अब चौहान में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे वो कौन है, ये पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 1179 से 1192 तक रूल किया और इन्होंने मोहम्मद गोरी को तराइन की फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में, उसमें हरा दिया। बट 1192 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी वापस आए और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसी तरह इनकी क्या हुआ, इनकी मौत हो गई। राजपूत राजा किंग हर्षवर्धन जो थे, इनकी मौत के बाद जो इंडिया था, कंट्री था, वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया, जिनमें सबसे ज्यादा कौन थे, राजपूत थे। अब राजपूत थे वो क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस तरह क्या हुआ, कभी कोई राज बन गया, फिर वो टूट गया, फिर बन गया। इस तरह ये फॉर्मिंग और डिसॉल्व होने का जो चक्कर था वो चलने लगा। मैनी राजपूत स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन द 8th century एंड द 13th century। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में 8th और 13th इन सेंचुरीज के बीच में क्या हुआ, जो राजपूत थे वो स्टेट्स प्रोग्रेस किया इन स्टेट्स ने, और दैट इज वाई दिस पीरियड इज नोन एज द राजपूत पीरियड। इसी वजह से हम इस पीरियड को क्या कहते हैं, राजपूत पीरियड कहते हैं, क्योंकि 8th century से लेके 13th century तक क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत ने अपना अपना राज कायम कर लिया, जिस वजह से हम इसको राजपूत पीरियड कहते हैं। मोहम्मद ऑफ गजनवी यानी गजनवी का राजा, ये जो मोहम्मद गजनवी थे, गजनवी के राजा थे, रूलर थे, और गजनवी आजकल कहाँ है, अफगानिस्तान में है। ये क्या करना चाहते थे, ये चाहते थे कि गजनवी को सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम बना दे, और सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम बनाने के लिए इनको क्या, पैसों की जरूरत थी, मनी चाहिए थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे इंडिया पर हमला किया 17th टाइम हमला किया। कब से कब तक, 1001 से लेके 1025 के बीच में 17 बार हमला किया। क्यों, ताकि जितने भी हमारे देश में पैसे उसको लेकर जा सके और अपने जो इनका गजनवी है उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बना सके। मोहम्मद गोरी ने जो 17 बार हमला किया था, उसमें जो मेन उन्होंने हमला किया कहाँ पे किया, अटैक ऑन जयपाल के ऊपर हमला किया, अटैक ऑन अनपाल, अटैक ऑन
नागरकोट, थानेसर, अटैक ऑन मथुरा एंड कन्नौज, अटैक ऑन कालिंजर, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। तो ये जो मेन उन्होंने अटैक किए और बहुत सारा धन यहाँ से लूट कर वो ले गए। कौन? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का रूलर था और ये गौर वंश से संबंधित था। ये क्या करना चाहता था? जैसे मोहम्मद गजनवी ने तो पैसों के लिए हमला किया था, पर मोहम्मद गोरी इंडिया में अपना एम्पायर स्थापित करना चाहता था। इसीलिए इसने 1175 में मुल्तान पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1178 में क्या किया? इसने गुजरात पे हमला किया। अब गुजरात में जो रूलर थे भीमदेव, उन्होंने बहुत बहादुरी से इसका सामना किया, इनका मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी ने 1179 AD में सियालकोट और पंजाब पर हमला किया और इस पे अपना अधिकार कायम कर लिया। इन 1981 मोहम्मद गोरी इन्वेडेड पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई कर दी ताकि उनके एम्पायर को जीत सके। पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली और आगरा के रूलर थे, वहाँ पर ये राज किया करते थे। और इन दोनों के मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड इन द बैटल, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या था? हार गया। इन 1192 AD ही केम अगेन विद अ ह्यूज आर्मी एंड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। पहली जो लड़ाई हुई थी इसमें मोहम्मद गोरी हार गया, बट 1192 AD में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी वापस आया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दोबारा लड़ाई हुई, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी हार हो गई। मोहम्मद गोरी डिफीटेड राजा जयचंद, रूलर ऑफ कन्नौज। इसी तरह जो मोहम्मद गोरी था, उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा दिया था एट द बैटल ऑफ छंदवाड़ा। और ये लड़ाई कौन सी थी? छंदवाड़ा की लड़ाई थी, जो 1194 में हुई थी। देयर आफ्टर हिज आर्मी ऑक्युपाइड द एंटायर गंगा यमुना द्वाब। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर जीत प्राप्त कर ली, उसके बाद गंगा यमुना का जो द्वाब था उस पर पूरी तरह से इनका ही कब्जा हो गया। soon he had established a vast empire in India। और इसी के साथ जो मोहम्मद गोरी का सपना था इंडिया में अपना एम्पायर स्थापित करने का, वो पूरा हो गया और मोहम्मद गोरी ने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर इंडिया में स्थापित कर लिया। He was the real founder of the तुर्किश एम्पायर इन इंडिया। इस तरह इंडिया में जो तुर्किश एम्पायर आई, उसका जो असली फाउंडर था वो हम मोहम्मद गोरी को ही मानते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन आंसर।